अच्छा, एक बात बताओ, प्यार किसे कहते हैं? तुम इतने नासमझ तो नहीं हो जो तुम्हें समझ में नहीं आए कि सामने वाला तुमसे प्यार कर रहा है या नहीं। घर में पलता पालतू जानवर तक प्यार भरा हाथ पहचान जाता है और तुम्हें इंसान होकर भी इस बात का पता नहीं चला। वाह, धन्य हो तुम और तुम्हारा फलसफा। अर्चना चाची का स्वर इतना तीखा और कानों को भीग जाने वाला होगा, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है बेटा, मेरा ही दोस्त है जो तुम्हें अपना बच्चा समझकर तुम पर अपनी ममता लुटाती रही, सोचती रही बिना माँ के पले हो। लाख कमियां हो सकती है तुम में, क्योंकि कुछ बातें बचपन से ही सिखाई जाती है जन्म घुट्टी में घोल कर। जन्म घुट्टी में तुम्हें माँ का सम्मान करना पिलाया ही नहीं गया तो कैसे तुम आज मेरा सम्मान कर पाते? बड़ी माँ अमन कुछ कह पाता, अपनी सफाई में कुछ बोल पाता, इससे पहले ही अर्चना चाची ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। स्तब्ध रह गया था मैं भी। अर्चना चाची, जिनके शांत स्वभाव का सिक्का हमारा सारा खानदान मानता है, वही इस तरह कैसे और क्यों बोलने लगी? अच्छा भला तो सब चल रहा है। अर्चना चाची ने अपनी एक सहेली की अनाथ बच्ची प्रिया से अमन का रिश्ता भी पक्का कर रखा है। अमन के पिता मेरे चाचा थे और अर्चना मेरी चाची। अर्चना चाची अमन की जन्मदाता नहीं हैं, लेकिन अमन की बड़ी माँ हैं, अमन के पिता की पहली पत्नी। चाचा शादी के बाद विदेश चले गए थे और लगभग 20 साल बाद हमेशा के लिए देश वापस लौटे थे। शांत अर्चना चाची सामाजिक दायरे का सम्मान करते करते बंधी रहीं हमारे घर की दहलीज से। चाचा 2-3 साल बाद आते, घर पर कुछ डॉलरों की वर्षा करते, कुछ तरसी आंखों में जरा जरा सी आस जगाती, एहसास जगा जाते कि वे जिंदा हैं अभी। हमारी दादी चाचा का इंतजार करती करती थक गई। लगभग 20 सालों साल चाचा का आना जाना लगा रहा। चाची की गोद कभी नहीं भरी। घर में अक्सर बात चलती। चाची की कोई औलाद होती तो चाचा को घर की तरफ खींचती। मैं आज भी सोचता हूँ कैसे चाचा को उसकी औलाद अपनी ओर खींचती। जिस चाचा को उनकी माँ, उनकी पत्नी ना खींच पाई, उन्हें उनकी औलाद कैसे खींच पाती? मैं सबसे बड़ा था ना घर में, बड़ों में मैं बच्चा था और बच्चों में बड़ा। सबसे कुछ ना कुछ सुनता रहता था। मैं बीच का था ना, सो सबकी तरह सोच पाता था। चाचा जब आकर जाते तब दादी और माँ की नज़रें बड़ी तमन्ना से दिखती। क्या पता इस बार तेरी गोद भर जाए, बस वक्त का इंतज़ार कर, चाची मुस्कुरा भर देती थी। जैसे उन्हें ऐसी ना कोई तमन्ना है ना आस है। एक शांत सी भीनी भीनी सी मुस्कान, एक दर्प सा लगता मुझे उनके चेहरे पर, जैसे सब पर हंस रही हो, कह रही हो क्या उम्र भर तुम्हारा ही चाहा होगा। चाची पढ़ी लिखी हैं, स्थानीय कॉलेज में हिंदी की प्राध्यापिका हैं, बड़ी सुलझी और परिपक्व सी। चाची से मैं 10 साल छोटा हूँ, फिर भी कभी कभी लगता था उनका हम उम्र हूँ। उनके स्तर तक जाकर मैं तब भी सोच सकता था और आज भी सोच सकता हूँ। तब भी मुझे समझ में आता था कि उनकी जीत हो चुकी है, उनका चाहा ही होगा। शायद वे माँ बनना चाहती ही नहीं थी। अच्छा है ना, मैं अकेली जान भूखी भी सो जाऊँ तो किसी को पता नहीं चलेगा। बच्चा होगा तो किस किस का मुंह देखूंगी। बच्चे को क्या नहीं चाहिए? क्या उसे पिता नहीं चाहिए? मेरी तरह लवारिस जिएगा क्या वह? ऐसा क्यों सोचती है री? अर्चना, बच्चे से तेरा भी तो मन लगेगा ना? यह अक्षय है ना बीजी, यह भी तो मेरा ही बच्चा है। मेरा मन इसी से लग जाता है। चाची की बातों में एक बार ऐसा सुना था और उसी दिन से मैंने चाची को छोटी माँ कहना शुरू कर दिया। मैं तब 22 साल का था। परीक्षा का नतीजा आया था। पता नहीं क्यों सबसे पहले चाची के पैर छूकर आशीर्वाद मांगा था। आज से आप मेरी छोटी माँ, आपका बच्चा हूँ ना मैं, आशीर्वाद दीजिए छोटी माँ। तब एक प्यारी सी भावना जागी थी चाची की आंखों में। मैं चाची का अच्छा दोस्त तो पहले ही था, तब वास्तव में उनकी संतान भी बन गया था। चाची ने गले लगाकर जो मेरा माथा चुमा था, वह भाव आज भी भुला नहीं हूँ। मन ही मन ठान लिया था, पति के अभाव में जिस तरह चाची ने दहलीज का मान रखा है, उसी तरह मैं भी पुत्र बनकर चाची की रक्षा करूँगा। मेरी शादी हुई और अपनी पत्नी से भी मैंने यही आश्वासन मांगा कि वह चाची को अपनी माँ, अपनी सखी, अपनी मित्र मानेगी सदा, और वैसा ही हुआ।
मेरी पत्नी ने भी सदा चाची का मान रखा है। मैं अक्सर सोचता रिश्ते निभाना इतना मुश्किल होता नहीं जितना हम उन्हें बना देते हैं। गरिमा और अनुशासन में रहकर भी जटिल रिश्ता निभाया जा सकता है, बशर्ते उसमें दोनों तरफ से सम्मान मेहनत की जाए। इंसान शराफत की हद में रहे और अपनी सीमाओं का अतिक्रमण ना करे तो कोई भी संबंध आसान हो सकता है। लगभग चाची और चाचा के विवाह के 20 साल बाद एक बार फिर चाची के साथ एक नए रिश्ते का पर्दापण हमारी दहलीज पर हुआ था। काफ़ी बीमार अवस्था में चाचा लौट आए थे और साथ साथ चला आया था उनका बेटा अमन। हमारा सारा परिवार हैरान परेशान। बीजी ने बाहें खोलकर दोनों का स्वागत किया था। ऐसा क्या था जो उन्होंने खो दिया था, और एक भी ऐसी कौन सी आशा थी जो अब इस उम्र में जागती। एक प्रश्न चिन्ह था शेष सबके चेहरे पर। बस एक चाची थी जो तटस्थ थी, ना कोई खुशी ना कोई गम। खुशी भी मनाती तो क्या सोचकर, और दुखी भी होती तो क्यों। ऐसा क्या था जो उन्होंने खो दिया था, और एक भी ऐसी कौन सी आशा थी जो अब इस उम्र में जागती। बीमारी की हालत में ही रहे चाचा कुछ दिन। अमन सहमा सहमा था शायद चाची से। पता चला 2 साल पहले चाचा ने अमन की माँ को तलाक दे दिया था। वह बीमार थी, चाचा साथ रखना नहीं चाहते थे। क्या बीमार थी इसीलिए चाचा ने तलाक दे दिया? अवाक रह गया था मैं। 15-16 साल के बच्चे की माँ को चाचा ने इसीलिए तलाक दे दिया कि वह बीमार थी। तरस आया था मुझे उस औरत पर। दबे घुटे शब्दों में यह भी कानों में पड़ा कि वह चरित्रहीन भी थी। मैं हैरान था कि वह बीमार भी थी और चरित्रहीन भी। हाथ छोड़ना हो तो मनुष्य क्या क्या बहाने बना लेता है, और निभाना हो तो कोई बहाना ही नहीं। चाची बेचारी बिना साथ के ही निभाई जा रही थी, और चाचा ने हाथ जोड़ दिया क्योंकि वह बीमार थी। कैसा बेमेल रिश्ता है दो बेमेल इंसानों में। क्योंकि चाचा बीमार थे, कोई दया भाव, कोई तरस भाव ही लेकर सब सेवा करते रहे, और लगभग 2 महीने बाद चाचा भी चले गए उस पार। यह अमन रह गया था अकेला। चाची धीरे धीरे इस अनाथ बच्चे से प्यार करने लगी। एक धोखेबाज पति की संतान से घुलने मिलने लगी थी। माँ बनकर इसे सहेजने लगी। भूल गई थी वह सब, मात्र इंसान बनकर इंसान से प्यार करने लगी थी। लावारिश है ना यह भी मेरी तरह। हम दोनों का प्यार और स्नेह का नहीं, मात्र दर्द का रिश्ता है। आज की तारीख में इससे बड़ा बदनसीब और कौन होगा अक्षय। समझ सकता था मैं। चाची को भी जीने का आसरा मिल गया था। मिली जुली मिट्टी के गीले अधगीले लौंदे को कोई आकार देकर चाची मूर्त बनाने की कोशिश करने लगी। अब चाची का भी मन लगने लगा। अपनी जमा पूंजी लगाकर चाची उसे पढ़ाने लिखाने का प्रयास करने लगी, और अमन ने भी पूरी लगन से अपना जीवन संवारा। धीरे धीरे समय बीता। अमन ने MBA कर लिया। चाची की एक मित्र बेंगलुरु में थी। वे ही उसकी एक तरह से लोकल गार्जियन भी थीं। चाची खुश थीं। पिता उसका नहीं हुआ, पर बेटा तो उसका हुआ। अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। चाची भी सुखी बुढ़ापे के सपने देखने लगी। मित्र की बेटी पसंद आ गई थी अमन को। चाची ने स्वीकार कर लिया था। सोच लिया था दोनों की शादी हो जाएगी। अभी MBA पूरी नहीं हुई थी, तभी चाची की मित्र और उनके पति का कार दुर्घटना में देहांत हो गया था, जिस वजह से यह रिश्ता और भी सहज हो गया था। मानो 3 बेसहारा लोग एक ही छत के नीचे मिल जाने वाले हों। मित्र की पुत्री बहू बनकर जाएगी तो सास बहू माँ बेटी की तरह जीवन गुजार लेंगे। लेकिन सहसा ऐसा क्या हो गया कि चाची को इतने कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। निकल जाओ मेरे घर से। आज के बाद मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। क्या हो गया चाची? लड़खड़ाती चाची को संभाला मैंने। कुछ नहीं हुआ अक्षय, सिर्फ मेरी ममता का इनाम मिला है मुझे। मैं ही भूल गई थी सांप का बच्चा सपूला ही निकलता है। अरे जो लड़का अपनी जन्म देने वाली का सगा ना हुआ, वह मेरा सगा क्या होता। यह तो मौका परस्त इंसान है जिसे सिर्फ अपना मतलब निकालना आता है। रिश्ते निभाना आता होता तो मरती माँ का साथ कभी नहीं छोड़ता। चाची का हाथ पकड़ अपने कमरे में ले गया मैं, और दरवाज़ा भीतर से ही बंद कर दिया। क्या हो गया छोटी माँ? मैं किसी की माँ नहीं हूँ। मैंने कभी किसी संतान को जन्म नहीं दिया। तुम क्यों माँ की रट लगाए जा रहे हो? छोड़ो मुझे।
पगलाई सी लगी थी मुझे चाची। मेरी पत्नी ने चाची को संभाला। इस घर में मेरा क्या है? जमीन जायदाद तो कानूनन अमन और अक्षय की आधी आधी है। रहा सवाल मेरा, मुझे तो देखभाल के लिए चौकीदार बना कर लाया था ना तुम्हारा चाचा। कल उसके माँ बाप की आया थी, बाद में उसके बेटे की आया बनी। आज वह अपना हिस्सा बेचकर बेंगलुरु जाकर रहेगा अपनी पत्नी के साथ। मेरा ना कल कोई घर था और ना ही आज। मेरा प्यार कभी किसी की समझ में नहीं आया। बड़ी माँ दरवाज़ा खोलिए। अमन बाहर से दरवाज़ा पीट रहा था। अक्षय भैया दरवाज़ा खोलिए। पगला सी गई थी चाची। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। भीतर चला गया अमन। इतनी सी बात पर आप इतना नाराज़ क्यों हो रही हैं? मैंने गलत क्या कह दिया? पापा की और आपकी कभी नहीं बनी तो उसमें कुछ दोष तो आपका भी होगा ना। आपका तो स्वभाव ही ऐसा है। कभी आप पापा पर दोष लगाती हैं, कभी मुझे बुरा कहती हैं। रिश्ते निभाना आपको आता कहाँ है? आप तो ज़रा भी समझदार नहीं हैं। अमन, मेरी पत्नी ने चीख कर उसका नाम लिया। मानो तो जड़ हो गया मैं भी। जिस लड़के की अपनी चादर में 1000 छेद, वही मेरी चाची पर आरोप लगा रहा था। कीचड़ का ढेर निर्मल नदी पर आरोप लगा रहा था कि वह गंदी है, समझदार नहीं है। चाची, क्या बक रहे हो अमन? क्या हो गया है तुम्हें? मैं उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आया। ठीक ही तो कह रहा हूँ, चाची होंगी आपकी। सोचा जाए तो ये मेरी गलती भी क्या है जो मैं बकवास सुनूं। आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। बेंगलुरु में मेरा एक फ्लैट निकला है लकी ड्रॉ में। मुझे 30 लाख रुपया अभी चाहिए। पापा ने सारी उम्र कमाकर इसी घर को तो भरा है। अपने बाप का कमाया ही तो मांग रहा हूँ। खुद भी पैसे देना चाहती नहीं है और उसे भी मना कर दिया है कि मुझे पैसे ना दें। ये दोनों मिलकर मेरा जीना हराम कर रही हैं। मेरी पत्नी भी बाहर चली आई थी। यह दूसरी कौन है? प्रिया। और कौन? ना बड़ी माँ खुद पैसे दे रही है और ना ही प्रिया को देने दे रही हैं। प्रिया इतने पैसे कहाँ से लाएगी? अपना घर बेचकर। और कहाँ से? बेशर्मी की पराकाष्ठा मेरे सामने थी। सच कहा चाची ने। सांप का बच्चा सपूला। प्रिया और छोटी माँ को मेरे साथ रहना है तो मेरा कहना मानना पड़ेगा। चाचा की हूबहू तस्वीर मेरे सामने थी। चाचा का अंश सामने खड़ा वही सब कह रहा था जो चाचा ने 30 साल पहले किया था। छाती पर मूंग कैसे दली जाती है, कोई इन महापुरुषों से सीखे। इसका दिमाग तो खराब ही है। प्रिया का दिमाग भी खराब कर दिया है इस औरत ने। एक झन्नाटेदार हाथ पड़ा अमन की गाल पर। मेरे पिता बीच में चले आए थे। दिमाग तो हम सबका खराब था तो तुम दोनों को इस घर में पैर भी रखने दिया। भाई का खून था तो जो संभालना पड़ा। जहाँ तक हिस्से का सवाल है, इस परिवार ने सदा दिया है तुम दोनों को। तुमसे लिया कुछ नहीं। अपने बाप की तरह दूसरों के कंधों पर पैर रखकर चलना बंद करो। भूल जाओ तुम्हारे सहारे कोई जीने वाला है। तुम अपना निर्वाह खुद कर लो, उतना ही बहुत है। निकल जाओ इस घर से। ना प्रिया अपना घर बेचेगी और ना ही इस घर में अब तुम्हारा कुछ है। पापा ने सचमुच अमन की अटैची उठाकर बाहर फेंक दी। हम ही समझदार नहीं हैं जो बार बार भूल जाते हैं कि किस पर प्यार लुटाना है और किस पर नहीं। तभी निकाल दिया होता तो आज किसी ढाबे पर बर्तन मांज रहे होते। लाखों लगाकर तुम्हें पढ़ा लिखा दिया, यह हमारी बेवकूफ़ी हुई। सच कहा तुमने बेटा, यह औरत तो ज़रा सी भी समझदार नहीं है, बेवकूफ़ है, एक बहुत बड़ी पागल है। मैं अदालत में जाऊंगा। तुम सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। इस घर में तुम्हारा कुछ नहीं। प्रिया को भी मैंने यहीं बुला लिया है अपने पास। उसको भी रुला रुला कर मार रहे हो ना तुम। जाओ, निकल जाओ। पापा इतना सब जानते हैं, मुझे नहीं पता था। मैं तो सोच रहा था अभी अभी आग धधकी है। नहीं जानता था कि काफ़ी दिनों से जरा जरा सी आँख सुलग रही है जो छोटी माँ पापा और प्रिया को जला रही है। 10 साल से उसे पाल रही थी छोटी माँ, मेरी अर्चना चाची। असहाय नज़रों से बंद दरवाज़ा देखने लगी, मानो बीच चौराहे पर किसी ने चाची को वस्त्रहीन कर दिया हो। विस्फारित नज़रों से बारी बारी सबका चेहरा देखने लगी। चलो बेटा अंदर चलो। पापा ने चाची के कंधे पर हाथ रखा। पत्थर सी सन होती चाची चल पड़ी पापा के साथ। पापा के इशारे पर हम दोनों चाची को उनके कमरे में ले गए। कोई किससे क्या पूछता। एक और रिश्ते का दाह संस्कार जो अभी अभी हुआ था। तो वह बात थी, अमन को अपने फ्लैट के लिए खूब सारा पैसा चाहिए।
वह उसे उसकी माँ दे या भावी पत्नी, उसकी मर्दानगी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुबह तक कोई नहीं सो पाया। तरस आ रहा था हमें चाची पर। रोना रुपए का नहीं था, रोना था ठग जाने का। अमन के पिता ने विदेश जाने के लिए घर की ज़मीन तक बिकवा दी थी और बेटा अपना घर बनाने के लिए बचा खुचा रिश्ता भी नोच कर खा जाना चाहता था। सुबह आई और अपने साथ एक और सत्य लेकर आई। प्रिया का संदेश आया चाची को। उसने अमन से अपना रिश्ता तोड़ दिया था। अर्चना मौसी, मैं अमन की नीयत समझ नहीं पा रही हूँ। ऐसा इंसान जिसकी अपनी कोई जड़ ही नहीं, वह कब कब बेल की तरह मुझसे लिपट कर सहारा ही तलाशता रहेगा। कौन जाने, उसके पास ना रीढ़ की हड्डी है, ना रिश्तों की समझ है। उसकी सोच सिर्फ अपने मतलब तक है। उसके पार उसे कुछ नज़र नहीं आता। ऐसा इंसान जो आपका सम्मान नहीं कर पाया, वह मुझे कब चौराहे का मजाक बना दे, कौन जाने। मैं दूसरी अर्चना नहीं बनना चाहती मौसी। मैं यह शादी नहीं करना चाहती, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। यह तो होना ही था, चाची के होठ से निकला। हम डर रहे थे, पता नहीं क्या होगा। सुबह सवेरे चाची उठ भी पाएंगी कि नहीं, मगर सामान्य लगी मुझे। चाची नहा धोकर कॉलेज जाने को तैयार मिली। मैं चाय का कप लेकर पास ही बैठा था। समझ नहीं पा रहा था कि कैसे चाची से बात करूं। प्रिया का लंबा चौड़ा एसएमएस मेरे हाथ में था और मैं चाची को सुना चुका था। तरस आ रहा था मुझे अमन पर। बाप को मरने के लिए यह घर तो नसीब नहीं हुआ था। सोच रही हूँ रिश्ते के नाम पर इसके पास क्या होगा। चाची के शब्द सदा साफ और सटीक होते हैं। अमन का भविष्य उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा था। चाची टूटी नहीं थी, यह देख मुझे बड़ा चैन मिला। चाची कॉलेज के लिए निकल चुकी और मेरी नज़र उनके कमज़ोर कंधों से ही चिपकी रही देर तक। चाची के शब्द कानों में बजते रहे। रिश्तों के नाम पर अमन के पास कल क्या होगा, मैं भी सोचने लगा। 2 दिन बीत गए। शायद अमन ने कानूनी सलाह ले ली होगी। समझ गया होगा कि कानूनी तरीका उसे कुछ नहीं दे सकता। मेरे ऑफिस चला आया अमन। जरा सा नरम लगा मुझे। दोबारा घर आना चाहता था। काट की हांडी बार बार आंख पर नहीं चढ़ाई जा सकती अमन। जिस औरत ने तुम पर अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगा दी, उसी का तुमने अपमान कर दिया। सच कहा था तुमने, वह तुम्हारी लगती भी है क्या? तुम्हारी बकवास इसीलिए सुन ली क्योंकि तुमसे प्यार करती थे, वरना तुमने और तुम्हारे पापा ने इस रिश्ते में कौन सी ईमानदारी रोपी है? जरा सोचो, किस रिश्ते से चाची ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया? जरा सोचो, चाचा के मरते ही तुम्हें भी धक्के देकर निकाल देती तो आज तुम कहाँ होते? सोच लो। विश्वास खो दिया तुमने हम सबका। शुक्रगुजार होना चाहिए था तुम्हें चाची का, जो आज इज्जत की रोटी कमा कर खा सकते हो। अब घर लौटने का सपना बिसार दो, माफ़ कर दो हमें। सहसा मुझे कुछ याद आया। तुम तो अदालत में जाने वाले थे ना? क्या पता चला? तुम्हारे पिता के नाम कुछ भी नहीं है। दादाजी ने सब छोटी माँ के नाम कर दिया था। समझदार थे ना हमारे बुजुर्ग, जो उन्हें सब नज़र आ गया था। हम तो ना समझ हैं जो सपलों को ही पालते रहें। छोटी माँ बेचारी प्यार की आस में ही मारी गई। आज सोचता हूँ वे सच में समझदार नहीं हैं। क्या मिला उन्हें? तुम्हारे पिता को छोड़ कहीं और घर बसा लेती तो आज उनकी भरी पूरी गृहस्थी होती। तुम्हारे पापा ने कभी कुछ डॉलर किसी पर बरसाए होंगे तो उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने हमसे पाया भी होगा। तुम्हारे पापा ने सिर्फ लूटा है हमें, जिस तरह तुमने। चाची ने सदा अपना कमा कर खाया है। अक्षय भैया, आप मुझे समझने की कोशिश। अब हम समझदार हो गए हैं बेटा, तुम्हारी नीयत जान चुके हैं। अब और नहीं। उठ खड़ा हुआ मैं। अब मेरे पास भी अमन को सुनने का समय नहीं था। सदा रिश्ते को भुनाता ही रहे जो इंसान, उसे मैं क्यों सुनूं? क्यों भरोसा करूं उसका जो न जाने कब मुझे चौराहे का मजाक बना दे? हाथ के इशारे से चले जाने को कह दिया मैंने, क्योंकि अब हम समझदार हो गए थे। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। काफ़ी दिन की छुट्टियों के बाद जब मोहिनी अपने स्कूल पहुंची तो पता चला कि पुराने हेड सर का तबादला हो गया है और नए सर ने 2-3 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। प्रेयर के बाद अपनी कक्षा में जाती समय जब मोहिनी सर के कक्ष के सामने से गुजरी तो उनकी नेम प्लेट पर नज़र पड़ी। लिखा था हर्ष कुमार। शाम की औपचारिक बैठक के बाद घर जाती समय आज इतने दिनों के बाद मोहिनी का मन थोड़ा
हल्का महसूस कर रहा था, वरना वही बातें सुन सुनकर इसकी तो जीने की इच्छा ही समाप्त होने लगी थी। नए सर अनुकूल, शांत और सौम्य हैं। सोचते सोचते वह कब घर पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। पवन की अचानक हुई मौत के बाद अब जिंदगी धीरे धीरे अपने ढर्रे पर आने लगी थी। पवन के साथ उसका 10 साल का वैवाहिक जीवन किसी सजा से कम न था। अपने माता पिता की इकलौती नाजों सी पली बड़ी मोहिनी का जब पवन से विवाह हुआ तो सभी लड़कियों की भांति वह भी बहुत खुश थी। परंतु शीघ्र ही पवन का शराबी और बिगड़ैल स्वभाव उसके सामने उजागर हो गया। पवन का कपड़ों का पुश्तैनी व्यवसाय था। माता पिता की इकलौती बिगड़ैल संतान थी। शराब ही उसकी जिंदगी थी। उसके बिना एक दिन भी रह नहीं पाता था। मोहिनी ने शुरू में बहुत कोशिश की पवन की शराब की लत छूट जाए, पर बरसों की पड़ी लत उसकी ज़रूरत नहीं, जिंदगी बन चुकी थी। अपने तरीके से जीना उसकी आदत थी। दुकान बंद करके देर रात तक यारों दोस्तों के साथ मस्ती करके शराब के नशे में धुत होकर घर लौटना और मोहिनी को परेशान करना, बस यही उसकी दिनचर्या थी। ऐसे ही एक माह पूर्व शराब के नशे में एक रात घर लौटते समय पवन की बाइक एक कार से टकरा गई। वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। उसकी मृत्यु से मोहिनी सहित उसके सास ससुर पर जैसे गाज गिरी। इकलौते बेटे की मृत्यु से उनका खाना पीना सब छूट गया। नाते रिश्तेदार अपना शोक जताकर 13 दिनों के बाद एक एक करके चले गए। पवन के जाने के बाद मोहिनी ने अपने बिखरे परिवार को संभालने में पूरी ताकत लगा दी। माता पिता के लिए इकलौते बेटे का गम भुलाना आसान नहीं होता। संतान जिस दिन जन्म लेती है, माता पिता उसी दिन से उसके साथ रोना, हंसना और जीना सीख लेते हैं और उसके साथ भविष्य के सुनहरे सपने बुनने लगते हैं। पर जब जीवन के एक सुखद मोड़ पर अचानक वही संतान साथ छोड़ देती है तो माता पिता तो जीते जी ही मर जाते हैं। कहने के लिए तो पवन उसका पति था, परंतु पवन के दुर्व्यवहार के कारण उसके प्रति प्रेम जैसी भावना कभी जन्म ही नहीं ले पाई। पवन से अधिक तो उसे अपने सास ससुर से प्यार था। उन्होंने उसे सदैव बहू नहीं बल्कि एक बेटी सा प्यार दिया। अपने बेटे पवन के आचरण का वे भले ही प्रत्यक्ष विरोध न कर पाते थे, परंतु जानते सब थे और इसीलिए सदैव मन ही मन अपराध बोध से ग्रस्त होकर अपने प्यार से उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। इसीलिए पवन के जाने के बाद अब वे उसकी ही जिम्मेदारी थे। बड़ी मुश्किल से पोते सूर्या का वास्ता दे देकर उसने उन्हें फिर से जीना सिखाया। पवन की मृत्यु के बाद आज पहली बार वह स्कूल गई थी। सास ससुर ने ही उससे कहा था, बेटा घर में रहने से काम नहीं चलेगा, जाने वाला तो चला गया, अब तो तू ही हमारी बेटा बेटी और बहू है। तू अपनी नौकरी ज्वाइन कर ले, दुकान तो हम दोनों संभाल लेंगे। मोहिनी विवाह से पहले एक स्कूल में पढ़ा रही थी और पति ने उसे रोका नहीं था। किचन का काम समाप्त करके जब वह बिस्तर पर लेटी तो बार बार मन सुबह की मीटिंग में हुई प्रिंसिपल सर की बातों पर चला गया। न जाने क्या था उनके व्यक्तित्व में कि मोहित का मन उनके बारे में सोचकर ही प्रफुल्लित हो उठता। एक दिन स्कूल से घर के लिए निकली ही थी कि झमाझम बारिश शुरू हो गई। स्कूटी खराब होने के कारण वह उस दिन रिक्शे से ही आई थी। बारिश रुकने के इंतज़ार में वह एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। तभी हर्ष सर की गाड़ी उसके पास आकर रुक गई। मैडम आइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, कहकर उन्होंने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। नहीं नहीं सर, मैं चली जाऊँगी, आप परेशान ना हो, कहकर मोहिनी ने उन्हें टालने की कोशिश की, मगर वे फिर बोले, मान भी जाइए मैडम, बारिश बहुत तेज़ है, आप भीगकर बीमार हो जाएंगी और फिर कल लीव की एप्लीकेशन भेज देंगी। मोहिनी चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में पसरे मौन को तोड़ते हुए हर्ष सर ने कहा, मैडम आप कहाँ रहती हैं? कौन कौन है आपके घर में? सर यही विहार कॉलोनी में अपने सास ससुर और एक 10 वर्षीय बेटी के साथ रहती हूँ। आपके पति? सर अभी एक माह पूर्व ही उनका देहांत हो गया, मोहिनी ने दबे स्वर में कहा। यह सुनकर हर्ष सर लगभग हड़बड़ाते हुए बोले, ओह सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। अरे नहीं नहीं सर, इसमें सॉरी की क्या बात है, आपको तो पता नहीं था ना, तो पूछना जायज़ ही है सर। आपके परिवार में, कहते कहते मोहिनी रुक गई। मैडम मैं तो अकेला फक्कड़ इंसान हूँ, विवाह हुआ नहीं,
माता पिता एक दुर्घटना में गुजर गए। बस अब मैं और मेरी तन्हाई, कहकर हर्ष सर एकदम शांत हो गए। जी सर, बस बस सर, यही उतार दीजिए, वह सामने मेरा घर है। सामने दिख रहे घर की ओर इशारा करते हुए मोहिनी ने कहा। उसे उतार कर हर्ष की गाड़ी तेजी से निकल गई। अपने कमरे में आकर मोहिनी सोचने लगी कि इतनी सुलझे इंसान है सर, उसने उसे अंदर तक प्रभावित कर दिया था। और एक पवन, उसके बारे में सोचते ही उसका मन जहर से भर उठा। न जाने हर्ष सर में ऐसा क्या था कि उनसे बात करना, मिलना उसे अच्छा लगा था। हर्ष सर के बारे में सोचते सोचते ही उसकी आंख लग गई। एक दिन जैसे ही मोहिनी स्कूल पहुंची, चपरासी आकर बोला, मैम आपको सर बुला रहे हैं। जब वह प्रिंसिपल कक्ष में पहुंची तो हर्ष सर बोले, मैम बालिका शिक्षा पर कल एक सेमिनार में जाना है, आप जा सकेंगी? उसने संकुचाते स्वर में कहा। चिंता मत करिए, मैं भी चलूँगा साथ में, हर्ष सर ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। जी सर, कहकर वह जैसे ही कक्ष से बाहर जाने लगी तो हर्ष सर फिर बोले, कल सुबह 10 बजे यहीं से मेरे साथ चलिएगा। जी, कहकर वह प्रिंसिपल के कक्ष से बाहर आ गई। अपनी कक्षा में सीट पर आकर बैठी तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर्ष सर के साथ जाने की कल्पना मात्र से ही वह रोमांचित हो उठी थी। उसे लगने लगा जैसे उसके दिल और दिमाग में एक साथ अनेक घंटियां बजने लगी हों। फिर अचानक वह तंद्रा से जागी और सोचने लगी कि वह यह नव युवतियों जैसा क्यों सोच रही है। तभी लंच समाप्त होने की घंटी बज गई और क्लास में बच्चे आ जाने से उसके सोचने पर विराम लग गया। अगले दिन सुबह चॉकलेटी रंग की साड़ी पहन, माथे पर छोटी सी बिंदी लगाकर और बालों की ढीली सी चोटी बनाकर वह जैसे ही स्कूल पहुंची तो हर्ष सर उससे बाहर ही मिल गए। उसे देखते ही एकदम बोल पड़े, मैडम आज तो आप बहुत स्मार्ट दिख रही हैं। वह शर्म से लज्जा गई। सेमिनार के बाद घर पहुंचकर उसने एक बार नहीं कई बार अपने आप को आईने में निहारा। सर के एक वाक्य ने उसके दिल दिमाग में प्रेम रस का तूफान जला दिया था। अगले दिन सुबह सूर्या के स्कूल में पीटीएम थी, सो जैसे ही तैयार होकर वह कमरे से बाहर आई तो उसे देखते ही सूर्या बोला, माँ कितने दिनों बाद आज आपने अच्छी साड़ी पहनी है, आप बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ बेटा, सच में तू आज अच्छी लग रही है, सासू माँ ने भी कहा तो सहसा अपने कानों पर उसे विश्वास नहीं हुआ और फिर सोचने लगी कि क्या सारे ज़माने को हर्ष सर की हवा लग गई है जो सबको वह सुंदर लग रही है। सासू माँ की बात सुनकर वह दूसरी बार चौंकी और अंदर जाकर एक बार फिर आईने में खुद को देखा कि कहीं चेहरे पर तो ऐसा कुछ नहीं है जिससे सबको वह सुंदर नजर आ रही है। पर अब न जाने क्यों सुबह स्कूल जाती समय अच्छे से तैयार होने का उसका मन करता। हर सर और उनकी बातों से उसके मन में प्रेम रस की लहरें हिलोरे लेने लगी थी। विवाह के बाद सजने संवरने और प्रेम रस में डूबे रहने की जो भावनाएं पवन के शुष्क व्यवहार के कारण कभी जन्म ही नहीं ले पाई, उनके अंकुर अब फूटने लगे थे। इधर वह नोटिस कर रही थी कि हर सर भी किसी न किसी बहाने से उसे लगभग रोज अपने केबिन में बुला ही लेते। एक दिन जब मोहिनी एक छात्र के सिलसिले में हर सर से मिलने गई तो बोली, सर यह बच्चा पिछले माह से स्कूल नहीं आ रहा है, क्या करूं? अरे मैडम, उसकी समस्या मैं हल कर दूंगा। उसके घर का फ़ोन नंबर दीजिए और यह बताइए आप हमेशा इतनी गुमसुम सी क्यों रहती हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, उसे खुश होकर जिए। जो हो गया है उसे भूल जाइए और आगे बढ़िए। चलिए आज शाम को मेरे साथ कॉफ़ी पीजिए। नहीं नहीं सर, यह सब ठीक नहीं है, मैं कैसे जा पाऊँगी, आप ही चले जाइएगा। मोहिनी को तो कुछ जवाब ही नहीं सूझ रहा था। जो मन में आया कहकर बाहर जाने के लिए केबिन का दरवाज़ा खोला ही था कि हर सर की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मैं बगल वाले कॉफ़ी हाउस में शाम 7 बजे आपका इंतज़ार करूँगा, आना ना आना आपकी मर्जी। इस अनपेक्षित प्रस्ताव से उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी। वह तो अच्छा था कि गेम्स का पीरियड्स होने के कारण बच्चे खेलने गए थे, वरना उसकी हालत देखकर बच्चे क्या सोचते। बार बार हर सर के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। यह उसे क्या हो रहा है? जो भावना कभी पवन के लिए भी नहीं जागी वह हर सर के लिए। हर सर शाम को इंतज़ार करेंगे, जाऊं या ना जाऊं। वह इसी उहापोह में थी कि छुट्टी की घंटी बज गई।
घर आकर सबको चाय बनाकर पिलाई। घड़ी देखी तो 6 बज रहे थे। फिर वह सोचने लगी कि कैसे जाऊं, माँ बाबूजी से क्या कहूं। पर सर, मोहिनी को सोच में बैठा देखकर ससुर बोले, क्या बात है बहू, क्या सोच रही है? वह हड़बड़ा गई, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। फिर कुछ संयत होकर बोली, कुछ नहीं पिताजी, एक सहेली के बेटे का जन्मदिन है, वहाँ जाना था, सोच रही थी कि जाऊँ या नहीं, क्योंकि लौटते लौटते देर हो जाएगी। जा बेटा, तेरा भी थोड़ा मन बहलेगा, बस जल्दी आने की कोशिश करना। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगी, कहकर उसने अपना पर्स उठाया और फिर स्कूटी स्टार्ट कर चल दी। स्कूटी चलाते चलाते उसे खुद पर हंसी आने लगी कि कैसे कुंवारी लड़कियों की तरह वह भाग ली। हर सर का जुनून उस पर इस कदर हावी था कि आज पहली बार उसने कितनी सफाई से ससुर से झूठ बोल दिया। जैसे ही मोहिनी ने कॉफ़ी हाउस में प्रवेश किया, हर सर सामने एक टेबल पर बैठे इंतज़ार करते मिले। उसे देखते ही बोले, मुझे पता था कि आप ज़रूर आएंगी। कैसे? बस पता था, कुछ रोमांटिक अंदाज में हर सर बोले। बताइए क्या लेंगी, कोल्ड या हॉट? हॉट ही ठीक रहेगा, उसने सकुचाते हुए कहा। आप बिल्कुल आराम से बैठिए यहाँ, भूल जाइए कि मैं आपका बॉस हूँ। यहाँ हम सिर्फ 2 इंसान हैं। वैसे आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। आप इतनी खूबसूरत हैं, योग्य हैं, और सबसे बड़ी बात, आप अपने पति के माता पिता को अपने माता पिता सा मान देती हैं। जो हो गया उसे भूल जाइए और खुलकर बिंदास होकर जीना सीखिए। सर, आपको पता नहीं है मेरे पति और मेरा अतीत। उसने अपनी ओर से सफाई देनी चाहिए। मोहिनी, प्रथम तो तुम्हारा अतीत मुझे पता है, स्टाफ ने मुझे सब बताया है। दूसरे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कब तक आप अतीत को अपने से चिपका कर बैठी रहेंगी? अतीत की कड़वी यादों के साए से अपने वर्तमान को क्यों बिगाड़ रही हैं? जब वर्तमान में प्रसन्न रहेंगी तभी तो आप अपने भविष्य को भी बेहतर बना पाएंगी। मेरी बातों पर विचार करिए और अपने जीने के अंदाज को थोड़ा बदलने की कोशिश करिए। हर सर ने पहली बार उसे उसके नाम से पुकारा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि सर उसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक मोहिनी ने घड़ी पर नज़र डाली। 8 बज रहे थे। वह एकदम उठ गई और बोली, सर, अब मुझे चलना होगा, माँ बाबूजी इंतज़ार कर रहे होंगे। कहकर वह कॉफ़ी हाउस से बाहर आ स्कूटी स्टार्ट कर घर चल दी। घर आकर मोहिनी सीधे अपने कमरे में गई और खुद को फिर आईने में देख सोचने लगी कि क्या हो रहा है उसे। कहीं उसे प्यार तो नहीं हो गया? पर नहीं, वह एक विधवा है। माँ बाबूजी और सूर्या की जिम्मेदारी है उस पर। वह ये सब क्यों भूल गई? सोचते सोचते उसका सिर दर्द करने लगा तो कपड़े बदल कर सो गई। अगले दिन जैसे ही स्कूल पहुंची तो हर सर सामने ही मिल गए। उसे देखते ही बोले, मैम, फ्री होकर मेरे कैबिन में आइएगा, आपसे कुछ काम है। जी सर, कहकर वह तेज कदमों से स्टाफ रूम की ओर बढ़ गई। जब वह सर के केबिन में पहुंची तो हर सर बोले, मैडम, कल शिक्षा विभाग की एक मीटिंग है जिसमें आपको मेरे साथ चलना है। सर, मैं तो बहुत जूनियर हूँ। और टीचर्स? न जाने क्यों वह सर के साथ जाने से बचना चाहती थी। यह तो मेरी इच्छा है कि मैं किसे ले जाऊँ, आपको बस मेरे साथ चलना है। जी सर, कहकर वह स्टाफ रूम में आ गई और सोचने लगी कि यह सब क्या हो रहा है। कहीं हर सर को मुझे हर सर से। तभी फ्री टाइम समाप्त होने की घंटी बजी और वह अपनी कक्षा में आ गई। आज उसका मन बच्चों को पढ़ाने में भी नहीं लगा। दिल दिमाग पर सर का जादू जो छाया था। अगले दिन मीटिंग से वापस आते समय हर सर ने गाड़ी फिर कॉफ़ी हाउस के बाहर रोक दी। बोले, चलिए कॉफ़ी पीकर चलते हैं। उनका ऐसा जादू था कि मोहिनी चाह कर भी मना ना कर सकी। कॉफ़ी पीते पीते हर सर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोले, मोहिनी, आपने अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है? क्या मतलब सर? मैं कुछ समझी नहीं। अचकचाते स्वर में समझकर भी ना समझ बनते हुए उसने कहा, जो हो गया है उसे भूलकर नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करने के बारे में सोचिए। मैं आपका हर कदम पर साथ देने को तैयार हूँ, यदि आपको मेरा साथ पसंद हो तो। सपाट स्वर में हर सर ने अपनी बात मोहिनी के सामने रख दी। कुछ देर तक विचार करने के बाद मोहिनी बोली, सर, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? आपने अभी तक विवाह क्यों नहीं किया? आपका प्रश्न एकदम सही है मैडम। ऐसा नहीं है कि मैं विवाह करना नहीं चाहता था, परंतु पहले तो मैं अपने करियर को बनाने में लगा रहा। फिर कोई लड़की अपने अनुकूल नहीं मिली।
दरअसल हमारे समाज में लड़कियों को उच्च शिक्षित नहीं किया जाता है, अल्पायु में ही उनकी शादी कर दी जाती है। मुझे शिक्षित लड़की ही चाहिए थी। बस इसी जद्दोजहद में मैं आज भी अविवाहित ही हूँ। बस यही है मेरी कहानी। सर की बातें सुनकर मोहिनी सोचने लगी कि सर की जाति के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। माँ बाबूजी तो बड़े ही रूढ़िवादी हैं, पर किया भी क्या जा सकता है। प्यार कोई जाति देखकर तो नहीं किया जा सकता, वह तो बस हो जाता है, क्योंकि प्यार में दिमाग नहीं दिल काम करता है। मोहिनी अपने विचारों में डूबी हुई थी कि अचानक हर्ष सर बोले, अरे मैडम, कहाँ खो गई? सर, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ और मानती भी हूँ कि आपने मेरे अंदर जीने की इच्छा जागृत कर दी है। आपने मेरे खोए आत्मविश्वास को लौटाया है। जब आपके साथ होती हूँ तो मुझे भी यह दुनिया बड़ी हसीन लगती है। मुझे आपका साथ भी पसंद है, पर मेरे साथ बहुत सारी मजबूरियाँ हैं। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा बेटा और मेरी सास ससुर भी हैं, जिनका इस संसार में मेरे सिवा कोई नहीं है। उनका एकमात्र सहारा मैं ही हूँ। तो उनका सहारा कौन छीन रहा है मैम? उनसे अलग होने का कौन कह रहा है? मैं तो स्वयं ही अकेला हूँ, आगे पीछे कोई नहीं है। मैं अभी अधिक तो कुछ नहीं कह सकता, परंतु हाँ, यह वादा अवश्य करता हूँ कि आपको और आपके परिवार के किसी भी सदस्य को कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। जी, मैं इस बारे में सोचूंगी, कहकर वह उठ खड़ी हुई। अगले दिन रविवार था। वह नाश्ता तैयार कर रही थी, तभी ससुर ने आवाज़ लगाई, बहू देखो, तुमसे कोई मिलने आया है। हाथ पोंछते हुए जब मोहिनी किचन से आई तो सामने हर्ष सर को देखकर एक बार तो हड़बड़ा ही गई। फिर कुछ संयत होकर सास ससुर से बोली, बाबूजी, ये हमारे प्रिंसिपल हैं, हर्ष सर, और सर ये मेरे माता पिता। हर्ष सर ने आगे बढ़कर दोनों की पाँव छू लिए। ससुर जी बोले, अच्छा, ये वही सर हैं जिनके बारे में तू अक्सर चर्चा करती रहती है। अरे बेटा, बहुत तारीफ करती है यह आपकी। हर सर बिना कोई उत्तर दिए मुस्कुराते रहे। ससुर जी आगे बोले, आज बिटिया ने नाश्ते में आलू के पराठे बनाए हैं, चलिए आप भी हमारे साथ नाश्ता करिए। जी बिल्कुल, मुझे खुशबू आ गई थी, इसलिए मैं भी खाने आ गया, कह मोहिनी की ओर मुस्कुरा कर देखते हुए हर सर सामने रखा नाश्ता करने लगे। कुछ देर बाद फिर बोले, मैम, कल एक ज़रूरी मीटिंग है। आप 2 दिन से नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा आपका हाल चाल भी पूछ लूँ और सूचना भी दे दूँ। अब मैं चलता हूँ। और वे चले गए। हर्ष सर के जाने के बाद सास बोली, बड़े अच्छे सौम्य और विनम्र हैं तुम्हारे सर। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सर बहुत अच्छे और सुलझे हुए इंसान हैं। आपको पता है, जब से सर आए हैं ना, हमारे स्कूल का माहौल ही बदल गया है। इसके बाद तो अक्सर रविवार को हर्ष सर घर आने लगे थे। सूर्या भी अंकल अंकल कहकर उनसे चिपका रहता। कई बार वे परिवार के सभी सदस्यों को अपनी गाड़ी में घुमाने भी ले जाते थे। लगभग 6 माह बाद एक दिन शाम को हर्ष सर घर आए और औपचारिक बातचीत के बाद ससुर से बोले, अंकल, मैं आपसे आपकी बहू का हाथ मांगना चाहता हूँ। हर्ष सर की बात सुनकर सास ससुर को तो जैसे सांप सूंघ गया। उन्होंने ऐसी चुप्पी लगाई कि आधे घंटे तक इंतज़ार के बाद भी हर्ष सर कोई उत्तर न पा सके और चुपचाप उठकर चले गए। उसके बाद घर का माहौल अजीब सा हो गया। सास ससुर ने उससे बातचीत करनी बंद कर दी। एक दिन जब मोहिनी स्कूल से लौटी तो सास ससुर का आपसी वार्तालाप उसके कानों में पड़ा। देखो तो, हमने हमेशा इसे अपनी बेटी समझा और आज इसने हमें ही बेसहारा करने की ठान ली। बेटे के जाते ही इसने रंगरलियाँ मनानी शुरू कर दी, और ऊपर से लड़का भी अलग जाति का। हम ब्राह्मण, क्या इज्जत रह जाएगी समाज में हमारी? कैसे सबको मुंह दिखाएंगे? इसने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। सही ही कहा जाता है कि बहू कभी अपनी नहीं हो सकती, कहते हुए सास ससुर के सामने रो रही थी। सास ससुर की यह मनोदशा देख मोहिनी का मन जोर जोर से रोने को हो चला। वह सोचने लगी कि यह क्या तूफान ला दिया सर ने उसकी ज़िंदगी में। सास ससुर शायद अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो उठे थे। सच भी है, वृद्धावस्था में असुरक्षा की भावना के कारण इंसान अपनी वास्तविक उम्र से अधिक का दिखने लगता है। वहीं बेटे बहू और वहीं नाती पोते के भरे पूरे परिवार में रहने वाला इंसान अपनी उम्र से कम का ही लगता है। किसी तरह रात काट कर वह स्कूल पहुंची। बिना कुछ सोचे सीधे सर की कैबिन में पहुंची और बोली, कभी कभी इंसान अच्छा करने को चलता है और उसका बुरा कर देता है। वही आपने मेरे साथ किया है। क्या हुआ?
सर ने उत्सुकतावश पूछा। सब गड़बड़ हो गया है। शाम को आप कॉफ़ी हाउस में मिलिए, वहाँ बताती हूँ। स्कूल की छुट्टी के बाद कॉफ़ी हाउस में उसने सारी बात सर को बता दी। सर कुछ देर गंभीरतापूर्वक सोचते रहे, फिर बोले, मैं शाम को घर आता हूँ। आप आएंगे तो वे और अधिक क्रोधित हो जाएंगे। उन्हें आपकी जाति से भी तो समस्या है। अरे कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो। अभी तुम जाओ। लगभग 7 बजे हर सर घर आए तो हमेशा हंसकर उनका स्वागत सत्कार करने वाले सास ससुर आज उनके साथ अजनबियों सा व्यवहार कर रहे थे, जैसे वे कोई बड़े अपराधी हो। पर हर सर ने सदा की भांति उनके पांव छुए और कुछ औपचारिक बातचीत के बाद बाबूजी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, बाबूजी, क्या मैं आपका बेटा नहीं बन सकता? यदि आप अपनी बहू को बेटी बनाकर इतना प्यार दे सकते होगी, वह अपने से पहले आपके बारे में सोचें, तो क्या मैं ज़िंदगी भर के लिए आपकी बेटी का सहयोगी नहीं बन सकता? मैं मानता हूँ कि मेरी जाति आपकी जाति से भिन्न है, परंतु क्या जाति ही सब कुछ है बापूजी? मैं और आपकी बहू मिलकर इस घर की सारी जिम्मेदारियाँ उठाएंगे। वह अपनी मर्जी की मालिक है। हमने उसे कब रोका है? उसकी ज़िंदगी उसे कैसी बितानी है, इसका निर्णय लेने के लिए वह पूरी तरह से स्वतंत्र है। ससुर ने अपनी बात रखते हुए कठोर स्वर में कहा और कमरे में चले गए। बहू और सूर्या के जाने से हम तो बिल्कुल अकेले ही हो जाएंगे। इस बुढ़ापे में हमारा क्या होगा? बेटा तो पहले ही साथ छोड़ गया और अब बहू भी, कहकर सासू माँ तो सर के सामने ही फूट फूट कर रोने लगी। हर सर माँ के पास जाकर बोले, माँ, आपने यह कैसे सोच लिया कि मैं आपकी बहू और पोती को लेकर अलग रहूँगा? मैं तो आपके साथ इसी घर में रहूँगा। आपकी बहू ने तो सर्वप्रथम यह शर्त रखी थी कि माँ बाबूजी उसकी जिम्मेदारी हैं और वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं तो आप सबके जीवन का हिस्सा भर बनना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपकी बेटी की जिम्मेदारियों में उसका हाथ बटाना चाहता हूँ। मुझ पर भरोसा रखिए, आजीवन आपको निराश नहीं करूँगा। यदि आप मुझे अपनाते हैं तो मुझे एक साथ कई रिश्ते जीने को मिलेंगे। मेरा भी एक भरा पूरा परिवार होगा। मेरा इस संसार में कोई नहीं है। कभी कभी अकेलापन काटने को दौड़ता है। मैं तो आपका बेटा बनकर रहना चाहता हूँ। आपके जीवन की समस्त परेशानियों को अपने ऊपर लेकर आपका जीवन खुशियों से भर देना चाहता हूँ। परंतु यह सब होगा तभी जब आप और बाबूजी की अनुमति होगी, कहकर हर सर बाहर चले गए। कुछ विचार करते हुए ससुर अपनी पत्नी से बोले, मुझे लगता है कि हमें इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। कैसी बातें करते हो? नहीं, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। सास कुछ उत्तेजित स्वर में बोली, जाति को खुद से चिपका कर क्या मिलेगा हमें? ऊंची नीची जाति से क्या फ़र्क पड़ता है हमें? हमारा तो बुढ़ापा अच्छा कटना चाहिए। बेचारी बहू कब तक दे पाएगी हमारा साथ? दोनों कमाएंगे और मिलकर जिम्मेदारियां उठाएंगे, तभी तो हम चैन से रह पाएंगे। सुबह सुबह ही ससुर ने हर्ष को फ़ोन करके बुला लिया। जैसे ही हर्ष आए, औपचारिक वार्तालाप के बाद वे बोले, बेटा, हमने तुम्हें गलत समझा। शायद हम स्वार्थी हो गए थे। क्या करे बेटा, बुढ़ापा ऐसी चीज़ है जो आदमी को स्वार्थी बना देती है। वृद्ध सबसे पहले अपनी सुरक्षा और हितों के बारे में सोचने लगते हैं। हमने भी अपनी बेटी जैसी बहू के भविष्य के बारे में ना सोचकर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचा, जबकि उसने सदा हमारे बारे में ही सोचा है। जबकि उसने सदा पहले हमारे बारे में सोचा। कौन कहता है कि बहू कभी बेटी नहीं हो सकती? मेरी बहू तो मिसाल है उन लोगों के लिए जो बहू और बेटी में फ़र्क करते हैं। इस घर की बहू होने के बाद भी उसने सदा मेरे बेटे की ही भांति सारे फ़र्ज निभाए हैं। आज तक उसने बस दुख ही दुख देखा है, और आज जब तुम उसकी झोली में खुशियाँ डालना चाहते हो, उसकी जिम्मेदारियाँ बांटना चाहते हो, तो हम उसके माता पिता ही उसके बैरी हो गए। बस मेरी बेटी को सदा खुश रखना, कहकर ससुर जी ने हर्ष सर के आगे हाथ जोड़ दिए। पर्दे की ओट में खड़ी मोहिनी सास ससुर का यह बदला रूप देखकर हैरान थी, पर अंत भला तो सब भला सोच दौड़कर अपने सास ससुर के गले लग गई। हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे, कहकर हर्ष सर और मोहिनी ने झुककर दोनों की जब पैर छुए तो दोनों खुश होकर अपने आशीष भरे हाथ उनकी पीठ पर रख दिए। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।